सोचिए, जब पूरी दुनिया प्यार के मैसेज भेजने में व्यस्त हो, तब देश के कुछ बेटे बर्फीली सड़कों पर अपनी ड्यूटी की तरफ बढ़ रहे हों। सोचिए, जब मोबाइल स्क्रीन पर किसी की मुस्कान आखिरी बार चमक रही हो और सामने बैठा इंसान ये न जानता हो कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी कॉल है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह उस सुबह की सच्चाई है जब वक्त ने चुपचाप अपना सबसे क्रूर फैसला सुना दिया। एक लंबा काफिला, सैकड़ों सपने, हजारों उम्मीदें और एक ऐसा रास्ता जहां आगे सिर्फ इतिहास लिखा जाना था। 14 फरवरी 2019 की रात अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी। अंधेरे की चादर अब भी आसमान पर टंगी थी और जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में अचानक हलचल तेज हो चुकी थी। ठंडी हवाएं सीधे बदन के अंदर तक उतर रही थीं। आसमान बादलों से भरा हुआ था और दूर पहाड़ों पर जमी बर्फ रास्तों को जैसे जकड़े बैठी थी। छुट्टियां बिताकर अपने घरों से लौटे जवान अपने अपने बैग कंधों पर टांगे खड़े थे। कोई दस्ताने पहन रहा था, कोई जूते कस रहा था, तो कोई हल्की मुस्कान के साथ साथी से कह रहा था, चल भाई, अब फिर ड्यूटी शुरू। वैसे तो इन जवानों को 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंच जाना था, लेकिन इस बार कश्मीर में हुई जबरदस्त बर्फबारी ने सब कुछ रोक दिया था। हाईवे कई दिनों तक बंद रहा और डिप्लॉयमेंट लगातार टलता चला गया। इसी वजह से कैंप में जवानों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। उसी सुबह जब दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाने की तैयारी में थी, तब कड़कड़ाती ठंड में सुबह करीब 3:30 बजे सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर निकल पड़ा। उस दिन का काफिला आम दिनों से कहीं बड़ा था। आर्मर्ड व्हीकल्स, बसें और ट्रक मिलाकर कुल 78 गाड़ियां थीं, जिनमें 2547 जवान सवार थे। घाटी में लगातार बने आतंकी खतरे की वजह से आमतौर पर जवानों को बख्तरबंद गाड़ियों में ही ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि बसों को भी शामिल करना पड़ा। काफिले को काजगुंड से होकर गुजरना था और उसके आगे का इलाका टेररिस्ट प्रोन माना जाता था। इसी खतरे को देखते हुए हर बार की तरह इस बार भी रोड ओपनिंग पार्टी पहले से हाईवे पर तैनात थी। एक जवान ने मजाक में कहा, आज रास्ता लंबा है, तो दूसरा बोला, बस पहुंच जाएं, फिर सब ठीक। कई घंटों के सफर के बाद काफिला काजगुंड पहुंचा और थोड़ी देर के लिए रुका। 5वें नंबर की बस से कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे। किसी से बात में उलझ गए और लौटने में थोड़ी देर हो गई। जब वे वापस आए, तब तक उनकी बस आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने आसपास देखा और हल्की घबराहट में कहा, अरे यार, मेरी बस तो निकल गई। पास खड़े जवान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, पीछे वाली में बैठ जा। वासुदेव ने बिना कुछ सोचे पीछे की बस पकड़ ली। काफिला फिर से चल पड़ा और पहियों की आवाज के साथ वक्त जैसे और तेज हो गया। बसों के अंदर अलग अलग जिंदगियां चल रही थीं। कोई खिड़की से बाहर बर्फ से ढके पहाड़ देख रहा था, कोई फोन में बच्चों की तस्वीरें, तो कोई धीमी आवाज में घर वालों से बात कर रहा था। 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल एच गुरु बार बार मोबाइल स्क्रीन देख रहे थे। शादी को अब भी सिर्फ 6 महीने हुए थे। उन्होंने पत्नी कलावती को कॉल किया। घंटी गई, लेकिन उधर से आवाज नहीं आई। उन्होंने खुद से कहा, शायद किसी काम में होंगी, बाद में बात होगी। उसी बस में कांस्टेबल प्रदीप कुमार और हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे। सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर की हंसी मजाक और जवानों की आपसी मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाया और पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। उन्होंने मैसेज के साथ लिखा, सब ठीक है, बस रास्ता लंबा है। 1 साल पहले ही वह पिता बने थे और कुछ दिन पहले ही बेटे के साथ लोहड़ी मनाई थी। सुबह जब वे जम्मू से निकले थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था, शाम को कॉल करूंगा। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही उनकी आखिरी बातचीत होगी। बसें आगे बढ़ती रहीं, जवान अपने अपने ख्यालों में खोए रहे। किसी को नहीं पता था कि जो कॉल अभी की जा रही है वो आखिरी होगी, जो वीडियो अभी भेजा गया है वो आखिरी याद बन जाएगा और जो वादा किया गया है वो अधूरा रह जाएगा। उस सुबह बिना कोई आवाज किए वक्त एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इधर सीआरपीएफ का काफिला अपने तय रास्ते पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जवानों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही किलोमीटर आगे मौत उनकी राह देख रही है। उधर उसी हाईवे से थोड़ी दूरी पर 2 आतंकी बेचैनी के साथ अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी में खड़े थे। इनके नाम थे शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार। पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने इन्हें एक ही मकसद दिया था, कश्मीर को दहला देना।
14 फरवरी की सुबह ही शाकिर बशीर को खबर मिल चुकी थी कि दोपहर के वक्त NH 44 पर CRPF की बसों का एक बड़ा काफिला गुजरने वाला है। वैसे तो इन आतंकियों की योजना थी कि हमला 5 दिन पहले 9 फरवरी को किया जाए, उसी दिन जब संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी थी, लेकिन कुदरत ने तब उनकी योजना पर पानी फेर दिया था। भारी बर्फबारी की वजह से उस दिन हाईवे से कोई भी CRPF काफिला नहीं गुजरा और दोनों आतंकी भीतर ही भीतर और ज्यादा बौखला गए थे। अब जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि आज एक बड़ा काफिला निकलने वाला है, दोनों ने बिना वक्त गंवाए अपनी प्लानिंग को अमल में लाने का फैसला कर लिया। शाकिर बशीर के घर से हाईवे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। उस दिन 2 रास्तों पर पुलिस के नाके लगे हुए थे, लेकिन तीसरा रास्ता एक कच्ची और फिसलन भरी सड़क पूरी तरह निगरानी से बाहर था। दोपहर करीब 2 बजे शाकिर और आदिल एक नीली कार में सवार हुए। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। शाकिर ने ड्राइविंग सीट पर बैठे आदिल की तरफ देखा और कहा, आज का दिन लंबा है, संभल कर। आदिल ने बिना नजर मिलाए बस इतना कहा। अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। चेक पोस्ट से बचने के लिए उन्होंने घुमावदार रास्ता चुना और उस कच्ची सड़क से निकल पड़े, जहां कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोपहर करीब 3:01 पर वे ऐसी जगह पहुंच गए जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। शाकिर ने गाड़ी रोकी, दोनों बाहर उतरे और कुछ पल आमने सामने खड़े रहे। ठंड काफी तेज थी, लेकिन आदिल के माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। उसने चुपचाप अपनी कलाई से घड़ी उतारी और शाकिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना। फिर धीमी आवाज में बोला, अल्लाह हाफिज। शाकिर की आंखें एक पल के लिए झुकी। उसने आदिल को गले लगाया और कहा, जो तय है वो होकर रहेगा। इसके बाद शाकिर वहां से लौट गया। अब आगे का पूरा रास्ता, पूरा खेल आदिल के अकेले हाथ में था। आदिल ड्राइवर सीट पर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बिना किसी हड़बड़ी के उसे हाईवे की दिशा में मोड़ दिया। वाहन के भीतर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। हालात ऐसे थे कि उसके पास आत्मरक्षा के लिए एक हथियार भी मौजूद था, ताकि किसी भी अनचाही स्थिति में वह खुद को सुरक्षित रखने का फैसला कर सके। उधर ठीक उसी समय CRPF का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में प्रवेश करते ही काफिला अपने अंतिम चरण के सफर में था। यहां से श्रीनगर अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। बसें और अन्य वाहन तय रफ्तार से सड़क पर बढ़ रहे थे। तभी कुछ जवानों की नजर एक नीले रंग की कार पर पड़ी, जो अचानक तेज गति से काफिले की बसों को ओवरटेक करती हुई आगे निकल रही थी। वही कार जो कुछ ही देर पहले हाईवे की ओर रवाना हुई थी। हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल की नजर जैसे ही उस कार पर पड़ी, उनका अनुभव खतरे को भांप चुका था। उन्होंने जोर से कहा, यह गाड़ी ठीक नहीं लग रही। अगले ही पल उन्होंने अपनी राइफल उठाई, तेजी से लोड किया और कार की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन वक्त बहुत तेजी से फिसल रहा था। जब तक मोहनलाल उस नीली कार तक पहुंच पाते, तब तक हालात उनके हाथ से निकल चुके थे और कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। आतंकी ने अपनी कार को अचानक मोड़ते हुए काफिले की 5वीं बस के बिल्कुल बराबर ला खड़ा किया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह बस को काटकर आगे निकल जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने गाड़ी को पूरी ताकत से बस के साइड में दे मारा। उसी झटके में उसके हाथ ने डैशबोर्ड पर लगे डेटोनेटर का स्विच दबा दिया। स्विच दबते ही कार के पीछे भरे करीब 200 किलो विस्फोटक ने आग उगल दी। एक ऐसा धमाका हुआ मानो जमीन फट गई हो। 5वीं बस पल भर में लोहे के चित्रों में बदल गई और उसकी मार काफिले की बाकी गाड़ियों तक जा पहुंची। धमाके की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर दूर तक लोग सिहर उठे। चारों तरफ काला धुआं फैल गया, मलबा हवा में उड़ने लगा। आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बन गया और कुछ ही पलों में पूरा इलाका तबाही की तस्वीर बन चुका था। इस एक झटके में रोड ओपनिंग पार्टी में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल समेत CRPF के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। करीब 70 जवान गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े कराह रहे थे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई अपने साथी को हिलाकर कह रहा था, उठ यार, आंखें खोल। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। 5वें नंबर की उसी बस में जम्मू से चढ़ा एक ही शख्स ऐसा था जिसे खरोंच तक नहीं आई थी।
कांस्टेबल वासुदेव। वजह सिर्फ इतनी थी कि रास्ते में उतरने के कारण वह बस उनसे छूट गई थी। जो बस उसकी मंजिल बनने वाली थी वही उसकी जिंदगी से निकल गई। यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला साबित हुआ। पिछले 30 वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय ऊंट जवानों ने एक ही हमले में अपनी जान गंवाई। हालात इतने भयावह थे कि कई शहीदों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। सड़क के किनारे, गाड़ियों के नीचे हर तरफ उनके अवशेष बिखरे पड़े थे। यह मंजर देखकर बचे हुए जवानों की आंखों में दर्द, शोक और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। हमले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार कैमरे की तरफ देखते हुए कह रहा था कि उसने 2018 में जैश-ए-मोहम्मद ज्वाइन किया था और जब तक यह वीडियो दुनिया देखेगी तब तक वह अपने मकसद को पूरा कर जन्नत पहुंच चुका होगा। वीडियो सामने आते ही पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सवाल उठने लगे, पुलवामा का रहने वाला एक युवक आखिर इस हद तक कैसे पहुंच गया? किसने उसे तैयार किया? किसने उसे हथियार बनाया? और इतनी बड़ी साजिश की डोरें कहां-कहां तक जुड़ी थी? इसके बाद एनआईए ने इस हमले की परत दर परत जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो कई नाम सामने आए, कई कड़ियां जुड़ती चली गईं। उधर देश में माहौल बदल चुका था। जवाब तय था, सिर्फ वक्त का इंतजार था। कुछ ही दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बंदर के तहत पीओके में मुजफ्फराबाद, चकोटी और पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की। मिराज 2000 लड़ाकू विमान सीमा पार कर लक्ष्य तक पहुंचे और आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। एक पायलट ने रेडियो पर कहा, टारगेट लॉक है, और अगले ही पल आसमान आग से भर उठा। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। वहां की बैठकों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। एक पाकिस्तानी नेता ने बाद में कबूल किया कि उस वक्त कहा गया था, अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अगर जड़ तक जाएं तो जैश-ए-मोहम्मद के बनने से पहले उसका मुखिया मसूद अजहर पहले से ही आतंक की दुनिया में जाना पहचाना नाम था। आतंकी गतिविधियों के चलते वह 1994 से जम्मू की जेल में बंद था। उसके साथियों ने उसे छुड़ाने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें नाकाम कर दिया। यहां तक कि 1999 में जम्मू की कोट भलवाल जेल से उसे निकालने के लिए सुरंग तक खोद दी गई। लेकिन विडंबना देखिए, अपने भारी शरीर के कारण मसूद अजहर उसी सुरंग में फंस गया और दोबारा पुलिस के हाथ लग गया। पुलवामा का वो धमाका सिर्फ एक हमला नहीं था, वह एक चेतावनी थी, एक मोड़ था। उस दिन सड़क पर बिखरा मलबा, शहीदों की खामोशी और बचे हुए जवानों की आंखों में जलता गुस्सा, सब कुछ यह बता रहा था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आगे जवाब लिखा जाना था और वह जवाब आने वाला था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी थी। वक्त ने इससे पहले भी एक ऐसा मोड़ लिया था जिसने आगे चलकर पूरे देश को झकझोर देने वाली घटनाओं की नींव रख दी। 24 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ अजगर ने अपने आकाओं के इशारे पर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिलवाया। 5 हथियारबंद आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया। इस विमान में पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर कुल 185 लोग सवार थे। जहाज को पहले इधर उधर भटकाया गया और आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा दिया गया। भारत सरकार के सामने एक बेहद मुश्किल फैसला था, या तो अपने नागरिकों की जान बचाई जाए या आतंक के आगे झुकने का आरोप झेला जाए। हालात ऐसे बने कि सरकार को मजबूरी में मसूद अजहर और 2 अन्य आतंकियों को भारतीय जेलों से रिहा करना पड़ा। जब मसूद अजहर जेल से बाहर निकला तो उसने मुस्कुराकर कहा था, यह तो बस शुरुआत है। जेल से छूटने के बाद साल 2000 में मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन की नींव रखी और इसे अपने खून खराबे वाले इरादों को पूरा करने का हथियार बना लिया। इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद ने एक के बाद एक भारत के दिल पर वार किए। भारतीय संसद पर हमला, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी घुसपैठ और उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला। हर हमले के बाद देश में गुस्सा बढ़ता गया और घाटी में जहर और गहराता चला गया। जब 2016 में जैश-ए-मोहम्मद ने उरी हमला किया, उसी वक्त पुलवामा जिले के काकापोरा गांव में रहने वाला आदिल अहमद डार 10वीं कक्षा का छात्र था। उसी साल भारतीय सेना ने
आतंकी बुरहान वाणी को मार गिराया। बुरहान सोशल मीडिया के जरिए घाटी के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काता था और धीरे धीरे उसने खुद को एक पोस्टर बॉय की तरह पेश कर लिया था। उसकी मौत के बाद घाटी 3 में जैसे आग लग गई। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। 20 साल का आदिल भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। उसके मन में बुरहान की तस्वीर किसी हीरो से कम नहीं थी। वह नारे लगाते हुए कहता, हम चुप नहीं बैठेंगे। और देखते ही देखते वह पत्थरबाजी और एंटी इंडिया प्रदर्शनों में शामिल होने लगा। इन गतिविधियों की वजह से कश्मीर पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा। हर बार थाने में समझाया गया, तू अभी बच्चा है, गलत रास्ते पर मत जा, और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पुलिस को लगता था कि वह सिर्फ एक भटका हुआ युवक है, लेकिन आदिल रुकने वाला नहीं था। एक दिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। वह करीब 11 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। घर वालों को लगा कि शायद अब वह संभल जाएगा। उसकी मां ने कहा था, अब बहुत हो गया, बस घर में रह। लेकिन उस गोली ने आदिल के शरीर से ज्यादा उसके दिमाग को घायल कर दिया था। उसके भीतर बदले की आग और तेज हो चुकी थी। सेना से बदला लेने की चाहत इतनी बढ़ गई कि मार्च 2018 में वह एक दिन घर से साइकिल लेकर निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसके पिता ने परेशान होकर स्थानीय पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वक्त बीतता गया, लेकिन आदिल का कोई सुराग नहीं मिला। यह रहस्य तब टूटा जब कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। हाथ में AK-47 थामे आदिल अहमद डार, नाम लिखा था वकास कमांडो। परिवार सन्न रह गया। सच सामने था। घर से भागते ही आदिल ने जैश-ए-मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था। जैश ने उसे करीब 1 महीने तक एक एक्सपर्ट ट्रेनर से असल्ट राइफल चलाने और ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दिलवाई। इसके बाद अप्रैल 2018 में उसकी मुलाकात इदरीस नाम के आतंकी से करवाई गई, जिसे उसी महीने एक खास मकसद के तहत पुलवामा भेजा गया था। इदरीस आईडी बनाने में माहिर था। जैश-ए-मोहम्मद ने उसे भारत में रहकर स्थानीय युवाओं को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने पहले आदिल से दोस्ती की, उसके साथ बैठकर बातें की और धीरे धीरे उसके दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत भरता चला गया। वह उससे कहता, तू खास है, तेरे जरिए बड़ा काम होगा। आदिल का पूरी तरह ब्रेन वॉश किया गया और उसे आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर लिया गया। इदरीस को सिर्फ आदिल से काम नहीं चलने वाला था। उसने अपनी योजना में और भी लोगों को जोड़ा। बिलाल अहमद कुचे, शाकिर बशीर पीर, तारिक अहमद शाह, वाज उल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास राठर और इंशा जान जैसे कई अहम नाम उसकी टीम का हिस्सा बने। लोकल इन्फॉर्मर्स की मदद से आसपास के इलाकों में आईडी बनाने का पूरा सेटअप खड़ा कर दिया गया। सब कुछ धीरे धीरे तैयार हो रहा था और वक्त बिना किसी आवाज के एक और बड़े धमाके की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद साजिश ने और खतरनाक रफ्तार पकड़ ली। इदरीस ने पाकिस्तान से RDX कश्मीर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी। जैश-ए-मोहम्मद ने चालाकी से RDX को छोटे छोटे कंसाइनमेंट में सीमा पार भेजना शुरू किया, ताकि पैकेज का साइज कम रहे और भारतीय सुरक्षा बलों की नजर में शक पैदा न हो। इन कंसाइनमेंट को रिसीव कराने की जिम्मेदारी इदरीस ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी शाकिर बशीर को सौंपी थी। शाकिर बिना सवाल किए हर पैकेट उठाता, जगह बदलता और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा देता। इदरीस को उस पर इतना भरोसा हो गया था कि एक दिन उसने अपने चाचा रऊफ अलवी को शाकिर की तस्वीर भेजते हुए कहा, चाचा, ये मेरा दूसरा अफजल गुरु है। ये बात खुद में बताती थी कि वह उसे किस स्तर तक देख रहा था। इसी दौरान इदरीस ने अपने ग्रुप और जैश के कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स को घाटी में तैनात कर दिया था। उनका काम था हर वक्त सुरक्षा बलों की मूवमेंट पर नजर रखना, कौन सा काफिला कहां से गुजर रहा है, किस समय निकलता है, कितनी गाड़ियां होती हैं। वक्त चुपचाप आगे बढ़ रहा था और 2018 का आखिरी महीना आ चुका था। तब तक इदरीस शाकिर की मदद से बम बनाने के लिए जरूरी लगभग सारा सामान जुटा चुका था। अब उसने खुद बम तैयार करने पर फोकस किया और शाकिर को साफ निर्देश दे दिए, अब मुझे टारगेट चाहिए, छोटा नहीं, ऐसा जो सबको हिला दे। कुछ दिनों की रेकी के बाद शाकिर ने लेथपोरा इलाके में देखा कि करीब आधा दर्जन सैनिक नियमित रूप से पेट्रोलिंग करते हैं। उसने यह जानकारी इदरीस को दी, लेकिन इदरीस ने तुरंत मना कर दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह बहुत छोटा है, मुझे ऐसा वार चाहिए जिसमें एक साथ ज्यादा से ज्यादा भारतीय जवान फंसे। इसके बाद शाकिर और ज्यादा सतर्क हो गया। वह हर गुजरने वाले काफिले पर नजर रखने लगा, मोबाइल से वीडियो बनाता और इदरीस को भेज देता। इस तरह लगभग 1 महीना गुजर गया। उन वीडियोस को बार बार देखकर
इदरीस ने आखिरकार फैसला कर लिया, निशाना होगा सीआरपीएफ का काफिला। उसने गौर किया कि सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट के दौरान एक तय पैटर्न फॉलो करती है। सामान ज्यादातर नीले ट्रकों में जाता है जिन पर खाकी रंग की त्रिपाल लगी होती है। जवान नीली बसों में सफर करते हैं जबकि सीनियर अधिकारी सफेद जिप्सी में चलते हैं। ज्यादातर गाड़ियों की खिड़कियां वायर मेज से ढकी होती हैं। इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए इदरीस ने अपनी प्लानिंग को और सटीक बनाना शुरू किया। उसने 4 किलो एल्यूमिनियम पाउडर मंगवाया ताकि विस्फोट के वक्त आग तेजी से फैले और नुकसान कई गुना बढ़ जाए। हैरानी की बात यह थी कि भारतीय जवानों को निशाना बनाने की यह पूरी तैयारी भारत की जमीन पर घाटी के भीतर ही चल रही थी, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस एजेंसियों और सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। आतंकी बेखौफ होकर अपने काम में लगे रहे। जनवरी 2019 में इदरीस ने जैश-ए-मोहम्मद के एक लोकल मिलिटेंट तौसीफ से कहा, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें बड़े कंटेनर आराम से फिट हो जाए। तौसीफ ने इसके लिए अपने बचपन के दोस्त सज्जाद अहमद भट्ट से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में सज्जाद ने ऐसी गाड़ी अरेंज कर दी जो किसी की नजर में ना आए। इसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए 2 आईडी तैयार की गईं, एक करीब 160 किलो की और दूसरी लगभग 40 किलो वजनी। सब कुछ तैयार था, नेटवर्क सेट था, सामान जुट चुका था, टारगेट तय हो चुका था। घाटी की शांत सड़कों के नीचे एक तूफान पल रहा था और वक्त बिना कोई शोर किए उस दिन की तरफ बढ़ रहा था जो इतिहास में खून से लिखा जाने वाला था। इसके बाद दोनों बड़े कंटेनरों को कार की पिछली सीट हटाकर बीचों बीच मजबूती से फिट कर दिया गया। धमाके को अंजाम देने के लिए वायरिंग की गई और एक स्विच ड्राइवर सीट के पास स्टीयरिंग के ठीक बगल में फिक्स कर दिया गया ताकि एक ही हरकत में सब कुछ खत्म हो जाए। इसी बीच कश्मीर में हमले की तैयारियां अपने आखिरी दौर में थीं और उधर पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कराची में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहा था। मंच से वह गरजते हुए कह रहा था, कश्मीर में मारे गए हमारे लड़ाकों का बदला लिया जाएगा, और खुलेआम भारत को दहलाने की धमकी दे रहा था। उसके इस भाषण ने कश्मीर में बैठे मिलिटेंट्स के भीतर आग भर दी। सबको लगने लगा कि अब देर नहीं करनी है, प्लान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना है। इदरीस ने आखिरी फैसला लेते हुए एक्सप्लोसिव से भरी कार के जरिए सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने की जिम्मेदारी अपने 2 सबसे भरोसेमंद साथियों आदिल अहमद डार और शाकिर बशीर को सौंप दी। तय हुआ कि शाकिर सिर्फ श्रीनगर हाईवे तक कार पहुंचाने में मदद करेगा, जबकि अंतिम पल में धमाके की पूरी जिम्मेदारी आदिल के हाथ में होगी। आदिल जानता था कि यह एक आत्मघाती हमला है और इसमें उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात बैठा दी गई थी कि वह यह सब अल्लाह के हुक्म पर कर रहा है और इस रास्ते के बाद उसे जन्नत मिलेगी। उसी सोच के साथ हमले से पहले जैश-ए-मोहम्मद ने आदिल का एक वीडियो रिकॉर्ड कराया जिसमें वह कैमरे की तरफ देखकर भारत को बर्बाद करने की बात करता नजर आया। हमले के लिए सबसे पहले 9 फरवरी की तारीख चुनी गई क्योंकि उस दिन अफजल गुरु की बरसी थी। जैश-ए-मोहम्मद चाहता था कि उसी दिन भारतीय जवानों पर वार कर देश को मानसिक और रणनीतिक झटका दिया जाए। 9 फरवरी के इंतजार में इदरीस और आदिल शाकिर के घर में ही 4 दिन तक छिपे रहे। हर सुबह उठकर आदिल पूछता, आज कोई काफिला निकलेगा? और हर बार जवाब मिलता, हाईवे बंद है। घाटी में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर हाईवे पूरी तरह ठप पड़ा था और उस दौरान सीआरपीएफ का एक भी काफिला वहां से नहीं गुजर सका। यह इंतजार आदिल के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह बेचैन रहता, बार बार बाहर झांकता और कहता, अब और नहीं रुक सकता। उसकी यह बेचैनी तब जाकर कुछ शांत हुई जब 13 फरवरी को आखिरकार श्रीनगर हाईवे खोल दिया गया। बर्फबारी की वजह से कई दिनों से सीआरपीएफ की मूवमेंट रुकी हुई थी, इसलिए हाईवे खुलते ही एक बड़े काफिले को अगले ही दिन 14 फरवरी की सुबह करीब 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना करने का फैसला लिया गया। काफिला असामान्य रूप से बड़ा था, इसीलिए एक दिन पहले ही लेथपोरा में तैनात सीआरपीएफ यूनिट को इसकी जानकारी दे दी गई। साथ ही काजीगुंड, अनंतनाग, अवंतीपोरा और पंथा चौक में मौजूद अन्य सीआरपीएफ यूनिट्स को भी अलर्ट भेजा गया। इन सभी यूनिट्स के जवान रोड ओपनिंग पार्टी की भूमिका में थे। उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि काफिला उनकी टेरिटरी से सुरक्षित निकल जाए। सड़क को पहले एंटी सैबोटाज चेक से गुजरना था, दोनों ओर गश्त लगाई जानी थी और हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखनी थी। उधर आतंकियों की तरफ सब कुछ तैयार था। 14 फरवरी की सुबह करीब 11:30 बजे शाकिर ने हाईवे पर नजर दौड़ाई।
लाडू मोड़ पर बादलों से ढके आसमान के नीचे भी 2 सीआरपीएफ जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात दिखाई दिए। शाकिर ने धीमी आवाज में खुद से कहा, बस अब देर नहीं है। और वहीं से वह उस दिन के आखिरी खेल की शुरुआत देख रहा था, जिसका अंजाम कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। थोड़ा और आगे बढ़कर जब उसने 2-2 सीआरपीएफ जवान अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े देखे तो उसे तुरंत समझ आ गया कि मामला क्या है। आम दिनों में इतनी मुस्तैदी तभी दिखती थी जब इस रास्ते से कोई बड़ा काफिला गुजरने वाला होता था। शाकिर ने एक पल भी देर नहीं की। उसने तुरंत फोन निकाला और इदरीस को कॉल लगाकर कहा, हाईवे एक्टिव है, जवान हर तरफ दिख रहे हैं, आज ही काफिला निकलने वाला है। दूसरी तरफ से इदरीस की आवाज में जोश साफ झलक रहा था। उसने कहा, बस अब वक्त आ गया है। इसी खबर ने पूरे नेटवर्क में हलचल मचा दी। इदरीस खुशी से उछल पड़ा और उसने फौरन आदिल को मैसेज भिजवाया, तैयार हो जा, आज सब खत्म होना है। आदिल के दिल में अब साफ एहसास उतर चुका था कि कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। वह चुपचाप बैठा, धमाके की ताकत, उसके असर और उससे मचने वाली तबाही की कल्पना कर रहा था। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे, सांसें तेज हुईं, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, जो करना है अब करना है। इसके बाद वह एक्सप्लोसिव से भरी कार में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके के लेथपोरा गांव के पास उसने सीआरपीएफ काफिले की 5वीं बस को अपनी कार से जोरदार टक्कर मारी और पल भर में सब कुछ आग और धुएं में बदल गया। हमले में 40 जवानों के शहीद होने और 70 से ज्यादा जवानों के घायल होने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पिछले 30 वर्षों में कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। तबाही इतनी भयावह थी कि कई शहीदों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। जब बड़े बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो वह मंजर देखकर खुद को रोक नहीं पाए। किसी ने टूटती आवाज में कहा, यह दृश्य जिंदगी भर पीछा करेगा। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। सड़कों से लेकर संसद तक एक ही आवाज थी, इसका बदला चाहिए। हमले के तुरंत बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई। शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए उनके होम स्टेट्स तक पहुंचाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू किया। सबसे पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया। फिर पाकिस्तान से भारत में आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200% कर दी गई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरना शुरू किया और दुनिया को बताया कि कैसे वह अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देता है। टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कदम न उठाने की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा। सरकार के इस फैसले को देश की कई संस्थाओं का भी समर्थन मिला। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने तुरंत कदम उठाते हुए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर रोक लगा दी। एक तरफ भारत आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ सैन्य जवाब की तैयारी भी पूरी गंभीरता से चल रही थी। भारतीय सेनाएं अपने शहीद साथियों के खून का हिसाब चाहती थी। हालांकि गुस्से के इस माहौल में भी हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा था। इसी बीच भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ ने पहल करते हुए सरकार के सामने पीओके में एयर स्ट्राइक का प्रस्ताव रखा। सरकार ने इस पर हामी भर दी। मंजूरी मिलते ही वायुसेना ने तैयारियां तेज कर दी। 16 से 20 फरवरी के बीच ड्रोन के जरिए सीमा पार आतंकी ठिकानों की लगातार निगरानी की गई। जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस अधिकारियों के बीच अगले 2 दिनों तक मैराथन मीटिंग्स चली। ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के सामने रखा गया, जिसमें टारगेट किए जाने वाले इलाकों की पूरी तस्वीर पेश की गई। भारतीय वायुसेना करीब 48 साल पहले 1971 में आखिरी बार पाकिस्तान की सीमा के भीतर इस तरह की कार्रवाई कर चुकी थी। इसलिए ऑपरेशन से पहले हर पहलू पर बारीकी से काम किया गया। 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस को अलर्ट पर रखा गया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखा गया और इसके लिए 26 फरवरी 2019 की तारीख तय की गई। फाइटर जेट्स की गहन जांच हुई। पायलट्स ने 24 फरवरी को ट्रायल रन किया और आखिरकार हरी झंडी दे दी गई। इस पूरे ऑपरेशन में 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स को शामिल किया गया। किसी भी इमरजेंसी के लिए गरुड़ कमांडो की एक टीम स्टैंड बाय पर रखी गई। 26 फरवरी की सुबह करीब 3:30 बजे
लेजर गाइडेड बमों से लैस 12 मिराज 2000 जेट्स आसमान चीरते हुए उड़ान भरते हैं। कुछ ही मिनटों में वे पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी होती है। एक ही झटके में आतंकी कैंप तबाह हो जाते हैं और सैकड़ों आतंकियों का खात्मा कर दिया जाता है। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। बालाकोट, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है, वहां भी जैश-ए-मोहम्मद ने अपने कई बड़े आतंकी ठिकाने खड़े कर रखे थे। यही वजह थी कि भारतीय वायुसेना ने सिर्फ पीओके तक खुद को सीमित नहीं रखा। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के आसमान में घुसते ही आतंकी शिविरों पर करीब 8 मिनट तक जबरदस्त बमबारी की। यह हमला इतना सटीक और घातक था कि सैकड़ों आतंकी वहीं ढेर हो गए। पूरा ऑपरेशन करीब 21 मिनट चला, जिसमें लगभग 1000 किलो विस्फोटक गिराए गए और जैश-ए-मोहम्मद के कई अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। इस कार्रवाई में करीब 350 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई और देश ने अपने 40 शहीद जवानों की शहादत का करारा जवाब दे दिया। इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। अगले ही दिन 27 फरवरी 2019 को उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की हिमाकत की। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना तुरंत हरकत में आई और आसमान में आमने सामने की भिड़ंत शुरू हो गई। इसी डॉग फाइट के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग-21 बाइसन से पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि इस टकराव में उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया और वे पैराशूट के सहारे पीओके में उतर गए। पाकिस्तान ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन भारत के लगातार बढ़ते सैन्य और कूटनीतिक दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। आखिरकार 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सुरक्षित भारत वापस भेजना पड़ा। जहां एक तरफ भारत सरकार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाने में जुटी थी, वहीं दूसरी ओर पुलवामा हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 2016 के उरी हमले के ठीक 3 साल बाद हुए इस आतंकी वार ने कश्मीर के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिला दिया था। इस केस की जिम्मेदारी एनआईए की जम्मू कश्मीर ब्रांच के प्रमुख राकेश बलवा को सौंपी गई। मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश बलवा नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त और असरदार काम के लिए जाने जाते थे। इसी रिकॉर्ड की वजह से उन्हें प्रमोट कर जम्मू कश्मीर में एनआईए की कमान दी गई थी। राकेश बलवा की 12 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल पर पहुंचते ही हर इंच को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं मिला जिससे जांच आगे बढ़ सके। राकेश समझ चुके थे कि अब दायरा बढ़ाना पड़ेगा, भले ही इसका मतलब बड़ा खतरा क्यों ना हो। उन्हें पता था कि हाजीबल और आसपास के इलाके आतंकियों के गढ़ माने जाते हैं, जहां हमलों के बाद आतंकी छिप जाते हैं और कई बार स्थानीय लोग भी पत्थरबाजी कर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी राकेश ने एनआईए हेडक्वार्टर से अनुमति ली और 100 एनआईए व 400 सीआरपीएफ जवानों के साथ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। टीम हमले वाली जगह से करीब 250 मीटर आगे ही बढ़ी थी कि जमीन पर एक चमकती चीज ने सबका ध्यान खींच लिया। वह कार की चाबी थी। थोड़ी दूरी पर कुछ हड्डियां भी मिली, जिनकी डीएनए जांच से साफ हुआ कि उनमें से कुछ आदिल अहमद डार की थी। अब यह तय हो गया था कि विस्फोट के वक्त गाड़ी आदिल ही चला रहा था, लेकिन साजिश की पूरी परतें खोलने के लिए जरूरी था कि उस कार के खरीदार तक पहुंचा जाए। जांच में पता चला कि वह गाड़ी 7 बार बेची जा चुकी थी और आखिरी बार उसे सज्जाद अहमद भट्ट नाम के व्यक्ति ने खरीदा था। काफी मशक्कत के बाद 17 जून 2019 को एनआईए ने सज्जाद भट्ट को अनंतनाग में तौसीफ अहमद भट्ट के साथ छिपा हुआ ढूंढ निकाला। एजेंसियां उसे जिंदा पकड़ना चाहती थीं, इसलिए उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उसने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह अपने साथी समेत मारा गया। एक बार फिर जांच ठहर सी गई। हालात ऐसे बन गए कि राकेश बलवा के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी ठोस नहीं बचा, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई मुठभेड़ें हुई थीं, जिनमें कई आतंकी मारे गए। राकेश ने इन सभी एनकाउंटर्स को बारीकी से एनालाइज करना शुरू किया। उनका मानना था कि किसी न किसी कड़ी से सच सामने आएगा। इसी सिलसिले में अक्टूबर 2019 में वे नौगाम पहुंचे, जहां उन्हें उन 2 आतंकियों की तस्वीरें दिखाई गईं जो 29 मार्च 2019 को सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। उनमें से एक कामरान था और दूसरा इदरीस।
राकेश को इदरीस पर शक हुआ। उन्होंने उसका मोबाइल फोन मंगवाया। हालांकि वह खराब हो चुका था। फोन को जांच के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भेजा गया। एक हफ्ते बाद जब डेटा रिकवर हुआ तो कई अहम तस्वीरें और वीडियो सामने आई। उन्हीं में एक फोटो पुलवामा हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी की थी। एक दूसरी तस्वीर में 3 लोग थे, इदरीस, आदिल और एक तीसरा शख्स। तीसरे की पहचान बाकी थी। यही शख्स शाकिर बशीर निकला, जिसे कुछ ही दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में शाकिर शुरुआत में बिल्कुल नहीं टूटा। वह लगातार कुरान की आयतें पढ़ता और बस यही दोहराता, इदरीस भाई और आदिल ने यह सब इस्लाम के लिए किया। लेकिन जब उसे इदरीस के फोन से मिली एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें वह पुलवामा की लड़की इंशा जान के साथ नजर आ रहा था, तो शाकिर हिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपना आदर्श मानता था, वह शादीशुदा होकर भी गांव की लड़की के साथ रिश्ते में था। यहीं से उसके भीतर इदरीस के लिए इज्जत खत्म हो गई। अगले ही दिन वह सब कुछ बताने को तैयार हो गया। शाकिर के खुलासों ने एनआईए को चौंका दिया। उसने बताया कि जिसे सब इदरीस समझ रहे थे, उसका असली नाम मोहम्मद उमर फारूक था, जो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का सगा भतीजा था। उमर फारूक को भारत भेजने से पहले अफगानिस्तान में कई सालों तक ट्रेनिंग दी गई थी। पुलवामा हमले की पूरी साजिश उसी ने रची थी। शाकिर की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर एनआईए ने 19 लोगों को आरोपी बताते हुए 13,800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इन 19 में से ज्यादातर आतंकी मुठभेड़ों में मारे जा चुके थे, जबकि कुछ गिरफ्तार होकर आज भी जेल में हैं।